आजकल ना हॉस्पिटल्स ना मॉल से कम नहीं है। आप भी देखिए तो आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो मॉल्स की तरह ऑपरेट हो रहे हैं कि यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, यहाँ पे, इसको आप कैसे देखते हैं? आपके हिसाब से ये सही है? हम्म, देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में टारगेट्स तो मिलते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हर डॉक्टर्स डॉक्टर को टारगेट मिलते हैं कि आपको इतना बिल्कुल करना मिलते है। हैं। अच्छा। ठीक है, लेकिन मैं वही बोलूँगी, हर डॉक्टर एक जैसा नहीं होता है। कोई लोग उस टारगेट के पीछे ही पागल होता है और कोई लोग पेशेंट ठीक करने के पीछे होता है। आपको डॉक्टर पहचानना पड़ेगा कि आप किसके पास जा रहे हो। जब आपका डॉक्टर अच्छा होगा तो उसके टारगेट अपने आप पूरे होते चले जाएंगे और उसको कहीं कोई सेटबैक नहीं मिलेगा। तो मैं इस चीज़ के लिए मानूंगी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बिल्कुल मॉल के जैसे शुरू हो गए हैं। काफ़ी मतलब जैसे आप जाओ तो एक बार में वो 10-15 टेस्ट भी लिखा जाते हैं। विच इज़ अननेसेसरी। हर बार नहीं। हर बार मैं नहीं। आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे पास ही इस बेल्ट के अंदर लोग अगर 3-4 महीने में कंसीव अगर नहीं करते हैं, दे कम टू द हॉस्पिटल डॉक्टर्स कि मैडम कंसीव नहीं हो रहा है। मैंने कहा शादी को कितने टाइम हुआ है? 4 महीने हुए हैं। मैंने कहा तुम लोगों को पहचानने में भी समय नहीं हुआ है कि तुम दोनों किस चीज़ पे झगड़ोगे। कम से कम 1 साल साथ में रहो, फिर कंसीव नहीं हो तो आओ। एंड ऐसे में 4-5 मरीज मेरे से जाने के बाद दूसरी जगह पर जाकर के ट्रीटमेंट करा के आ चुके होते हैं। एंड देन जब उसमें 2-3 महीने में सक्सेस नहीं मिलता है तो वापस आते हैं कि मैडम क्या करें। या तो पहले गए क्यों थे? इतने प्यार से तुमको समझा के मैंने भेजा कि 1 साल तक साथ में रहो, नहीं प्रेशर बन रहा था फैमिली का। तो ये जो प्रेशर जब बनता है उनके ऊपर और वो जाके डॉक्टर्स पे देते हैं, तो डॉक्टर के हाथ में होते हैं ढेर सारी पर्चियाँ, तो वो उस पर दवाइयों टिक करना शुरू करते हैं। अच्छा ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। तो कुछ हद तक इस प्रेशर का डॉक्टर का काम होता है समझाना, और कुछ पेशेंट ही बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं कि नहीं मैडम आप चेक कर लो कि सब कुछ ठीक है ना। तो उसमें वो बहुत सारी जांचें लिखा जाती हैं। तो मेरे हिसाब से डॉक्टर्स को समझना चाहिए कि आपको पेशेंट को काउंसल करना है, उसे समझाना है कि क्या चीज़ तुम्हारे लिए सही है, क्या चीज़ तुमको कराने की ज़रूरत नहीं है। और जब वो ये समझेगा तो अपने आप प्रेशराइज अपने आप कम हो जाएगा। द इन्वेस्टिगेशंस कम लिखाएंगे, इन्वेस्टिगेशंस वही लिखाएंगे जो ज़रूरत है। मान लेते हैं कि एक न्यूली वेड कपल आपके पास आता है, तो आप उसको क्या सलाह देंगे कि कंसीव करने के लिए अगर आपको वो सवाल पूछता है तो आप उसको क्या सलाह देंगे एक मैंने कम न्यूली से वेड? मतलब जो थियोरेटिकल है और जो मैं उनको सलाह देती हूँ एक्चुअल में बोलती हूँ कम से कम 1 साल तक साथ में रहो, फर्टाइल पीरियड में ट्राई करो और फॉलिक एसिड खाते रहो। लेकिन 90% लोग तो फॉलिक एसिड पे कंसीव हो जाते हैं और बोल के आते हैं मैडम आपकी दवाई से कंसीव की। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो थैंक यू। फॉलिक एसिड प्यारी प्यारी छोटी छोटी गोलियाँ होती है, प्री प्रेगनेंसी में स्टार्ट करना चाहिए। नहीं कहा एक गोली खाओ कंसीव कर जाओगे, तो 3-4 महीना खाओ आ जाओगे, 3-4 महीने में अपने आप कंसीव कर जाते हैं। ठीक है, बात हो गया। बढ़िया। मेरे पापा को कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले किडनी में कुछ दिक्कत हुई। तो वहाँ मैंने देखा कि प्रयागराज में पापा पोस्टेड थे, तो वहाँ के जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स थे उसमें एक ही डॉक्टर है किडनी का, अच्छा। वही जिसको पापा दिखाए हैं। वो दूसरे हॉस्पिटल में भी वही किडनी के, ही इज़ अ वेरी रिनोन्ड डॉक्टर। तो ये भी तो कहीं ना कहीं रीज़न हो सकता है ना कि लोग एलिगेशंस लगा सकते हैं। देखिए आप अग्री करते हो ना इस पे कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो फर्जी टेस्ट और अननेसेसरी टेस्ट लिख देते हैं? मैंने बोला ना कि आप हर एक को एक तराजू में नहीं तोल सकते। कुछ डॉक्टर्स होते हैं जैसे आप जो आपने एग्जांपल दिया वो है प्रेशर टारगेट से ज़्यादा पेशेंट्स का। जैसे आज के टाइम में पेशेंट एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता है, तो क्या होता है एक ही डॉक्टर 4 हॉस्पिटल्स पकड़ता है एंड दे गो कि अच्छा तुम अपने मरीज को 2 से लेकर 4 रखना, मैं यहाँ देखूँगा। और मतलब मैं आपको स्पेसिफिकली थोड़ा सा बताऊं कि वो जिस हॉस्पिटल में पापा एडमिट थे उसमें वो रात में 12 बजे के करीब एक बार 10 मिनट के लिए आते थे। हाँ और बाकी फिर वो उनका खुद का भी एक क्लिनिक था। हाँ, तो ये तो बोल रही हूँ, पेशेंट जब एक पॉइंट पे जब कम रहते हैं तो एक ही डॉक्टर 4-5 हॉस्पिटल पर। ये चीज़ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में और टू बी एग्जैक्ट दिल्ली में, बॉम्बे में जो मेट्रो सिटीज़ है उसमें बहुत कॉमन है कि एक ही डॉक्टर 5-6 जगह पकड़ता है, सबको 2-2 घंटा समय देता है एंड दे बिलीव कि पेशेंट उस जगह पे आना प्रेफर करेगा।
कुछ गलतियाँ टीपीए के कारण होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि कुछ पेशेंट जाते हैं कि यहाँ पे ये टीपीए है, मुझे सुविधा मिलेगा तो हम यहीं दिखाएंगे। कुछ पेशेंट होते हैं कि ये हॉस्पिटल मेरे घर के पास है, हम यहीं दिखाएंगे। तो और उसमें एक डॉक्टर नहीं होता है, टू बी एग्जैक्ट आपके पास लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स होते हैं, 5 से 6 डॉक्टर्स होते हैं। सुबह के 10 बजे से 12 बजे एक डॉक्टर, 12 बजे से लेकर 2 बजे दूसरा डॉक्टर, 2 बजे से 4 बजे दूसरा डॉक्टर। तो वो 4-5 जगह सेट करना शुरू करते हैं। आज के टाइम में जब पेशेंट दूर दूर जगह नहीं जाना चाहता है तो दिस इज़ अ मोर कन्वीनियंट थिंग। हाँ, अब वो डॉक्टर किस तरीके से पेशेंट को देख रहा है, वो वही टेस्ट लिख रहा है जो इम्पॉर्टेंट है, या वो लिख रहा है जो उसको लगता है कि पूरा पैनल होना चाहिए, वो डॉक्टर टू डॉक्टर वेरिएशन रहता है। अच्छा डॉक्टर जो अभी भी क्लिनिकल साइंस में बताया जाता है, जो अब भी एमबीबीएस बच्चों को बताया जाता है, पहले पेशेंट चेक करो। पेशेंट ने खांसी बोली, आप उससे हिस्ट्री लो, आप उसे चेक करो, आप उसको देखो कि क्या चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस बनाओ जो आपका डिफरेंशियल्स बन रहा है उसके हिसाब से। तो अब भी अच्छे डॉक्टर्स हैं जो कि अपने क्लिनिकल पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और अब भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो मैं मानूंगी कि हर डॉक्टर टू डॉक्टर वेरिएशन रखता है, लेकिन अब भी डॉक्टर्स हैं जो कि इस चीज़ को नहीं मानते कि एक साथ पूरा पैनल हो जाना चाहिए। तो मैं पूछता हूँ कि गलत क्या है कि अगर आप मतलब आप एक डॉक्टर है, मैं आपके पास आया तो आपको डाउट हुआ, तो आपने अगर एक्स्ट्रा टेस्ट लिख दिया तो उसमें गलत क्या है? गलत तो ये है ना कि उस टेस्ट का प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई है। बस हर पेशेंट हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता है, दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी पेशेंट के पास टाइम कम होता है, तब आप उनको बता दो कि वी हैव दिस पैनल ऑफ टेस्ट, आप करवा सको तो सारा करवा लो, नहीं करवा सको तो ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास कोई इनफर्टिलिटी का पेशेंट आता है तो हमारे पास पूरा पैनल ऑफ टेस्ट है जिसमें सब कुछ होता है, एंड दैट कॉस्ट्स। इनफर्टिलिटी पैनल हमेशा से महंगा रहा है, अब भी महंगा है और आगे वाले टाइम में भी महंगा रहेगा। लेकिन जब पेशेंट होते हैं गरीब तो मैं उनको बोलती हूँ ज़्यादा मत करवाओ, सिर्फ मुझे 2 टेस्ट दो जो ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। इससे मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे बाकी टेस्ट कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं, फिर उनका टाइम मैं पूरा लेती हूँ। नॉर्मली जो महंगे टेस्ट होते हैं वो आप 1 महीने में कंप्लीट कर दोगे। अब जब मैं उनको सिर्फ 2 टेस्ट लिखी हूँ, दैट विल टेक मी अराउंड 2 to 3 मंथ्स कि मैं उनको पहले टेस्ट करूँ ट्यूब टेस्ट जो महीने के 5वें या 10वें दिन होता है, फिर मैं हार्मोन्स की टेस्ट उसके बाद का वेट करूँ, या मैं फॉलिकुलर स्टडी के बाद वेट करूँ। तो कॉस्टिंग कम तो हो जाती है लेकिन टाइम पूरा लेता है। तो इट डिपेंड्स मोर अपॉन कि आपका पेशेंट किस तरीके से वेरिएशन मांग रहा है। कुछ होते हैं कि नहीं हमारा सैंपल बस एक बार निकलना चाहिए, उसमें जो टेस्ट करना है कर लो, तब मैं उनको ANC प्रोफाइल और डुअल मार्कर एक साथ लिखना प्रेफर करती हूँ। कुछ लोग होते हैं कि नहीं मैडम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो नहीं अफोर्ड कर सकते हो कोई इशू नहीं है, गेट ओनली अ टीफा स्कैन डन, उतना अफोर्ड मत करो। तो इट डिपेंड्स मोर ऑन पेशेंट टू पेशेंट रादर दैन मैं कहूँ कि इसको मैं एक जनरलाइज बास्केट में डाल दूँ। राइट। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मेरा ओपिनियन है कि कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है इन सब चीज़ों के पीछे कि आप इतने ढेर सारे प्राइवेट स्कूल्स को और कॉलेजेस को मान्यता दे दिए हैं कि जिनकी करोड़ों में फ़ीस है स्टूडेंट्स की, तो ऑब्वियसली जब वो पढ़ाई करके निकलेंगे तो लोन लेके जाएंगे। एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा निकलते ही EMI का प्रेशर, तो ऑब्वियसली वो इन सब गलत प्रैक्टिसेस में उलझना मजबूरी है उसकी, घुसने की कोशिश बहुत हो जाती है। अगर ये प्रेशर बनता है EMI का तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो EMI, और हर जब माँ बाप MBBS में भेजता है तो ये सोचता है कि नहीं पहले दिन से ही मेरा बच्चा डॉक्टर हो गया तो कमाने लगेगा, लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी नहीं है। आज वो MBBS कंप्लीट करता है, फिर उसके बाद PG कंप्लीट करता है, तब भी जा कर के अगर उसने सुपर स्पेशलाइजेशन भी कंप्लीट कर लिया हो तो आपके पेशेंट्स उतने छटने शुरू हो जाते हैं कि आपने सुपर स्पेशलाइजेशन हेड एंड नेक किए तो आपके पास बाकी पेशेंट्स नहीं आएंगे, हेड एंड नेक वाले ही आएंगे। फिर आप 4 जगह ज्वाइन करते हो तो प्रेशर तो बहुत होता है। और आज के टाइम में जब सरकार ने बहुत अच्छा मान्यता दे रखा है, सरकार ने एक्चुअली दिया इसलिए है क्योंकि वो क्वैक्स को कम करना चाहती थी। अच्छा। लेकिन हो ये गया है कि मेट्रो सिटी सुपर सैचुरेट हो गई हैं, और जहाँ पे क्वैक्स बैठते हैं वहाँ पे अब भी किल्लत है डॉक्टर्स की। तो जिस रीज़न से शुरू किया गया था वो कम नहीं हो रहा है, सुपर सैचुरेशन और सुपर सैचुरेट होते जा रहा है। मीडियम वाला एरिया अब भी थोड़ा कम होते जा रहा है, लेकिन क्वैक्स वाला एरिया अब भी अनडिस्टर्ब्ड एरिया है जो कि बिल्कुल भी रिमोट एरिया। तो मेरे हिसाब से वो तभी कम होगा जब ट्रांसपोर्टेशन
और उस एरिया को लुक्रेटिव बनाना शुरू करेंगे, Infrastructure सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा, तब वो कम हो जाएगा। और जो ये प्राइवेटाइजेशन में, जैसे अब तो कुछ हद तक कम भी हो गया है, बीच में था कि सारे प्राइवेट कॉलेजेस का मनमानी पैसे थे, लेकिन अब कुछ हद तक कम कर दिया उन्होंने। अब कम से कम एक फ़ीस एक नॉर्म पे आकर के रुक गए हैं, तो ये ठीक है। और लेकिन अब भी ये चीज़ देख के बहुत दुख होता है कि एक अच्छा मार्क्स लाने वाला अगर गवर्नमेंट निकाल लिया और जिसके पास पैसे कम हो तो गवर्नमेंट निकाल लिया तो ठीक, नहीं तो उसको MBBS की डिग्री नहीं मिलती है। और यही चीज़ उससे एवरेज और बच्चा उसके पास पैसा हो तो वह MBBS निकाल लेता है। तो नॉर्मल सी बात है, रिजर्वेशन इज़ समथिंग, प्राइवेटाइजेशन इज़ समथिंग विच रियली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर। इससे सचमुच बहुत इफेक्ट होता है, क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स के साथ साथ उसके बाद की चीज़ें भी अफेक्ट करती बहुत हैं। इफेक्ट होती है।